ये वाली फसल भी कम आएगी, अगली वाली भी कम आएगी, गेहूं की भी कम आएगी। यदि ये 6% पानी वह अगस्त एंड में या सितंबर में नहीं गिरा तो फसलों पर विपरीत असर पड़ेगा। सूखा का जिस प्रकार से संभावना दिखाई दे रहा है ना, तो उससे ज्यादा हमने अपनी तैयारी की है। नमस्कार। बड़ी खबर में कमजोर मानसून जो मोदी सरकार की पहली कमजोरी बन सकता है। मौसम विभाग के अनुसार इस बार करीब 34% की करीब कम बारिश हो सकती है। कृषि मंत्री के शब्दों में सूखे की भी संभावना है। देश भर में अगर औसत 93% बारिश हो तो उत्तर पश्चिम के जो राज्य हैं कहा जा रहा है 85% ही यहां पर बारिश होगी। ये वो इलाका है जो खेती प्रधान के लिए बेहद अहम माना जाता है। कम बारिश से खेती में कम उत्पादन होगा तो महंगाई की तलवार कुछ और धारदार हो जाएगी। देश के लगभग 60% लोग खेती से जुड़े हैं और कृषि का 65% हिस्सा पूरी तरह से बारिश पर निर्भर है। कृषि का हमारी अर्थव्यवस्था में अहम योगदान है, तो किसी भी प्रकार से सिंचाई के पानी में कमी महंगाई पर रोक और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के प्रधानमंत्री के वायदे को कमजोर कर सकती है। तो ऐसे महंगाई पर लगाम और कृषि संकट के समाधान के लिए प्रधानमंत्री ने 4 आला अहम मंत्रियों के साथ वो बैठक कर रहे हैं। बैठक में कृषि मंत्रालयों से जुड़े खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य आपूर्ति, लोक वितरण जैसे मंत्रालयों की योजना पर चर्चा हो रही है। 18 से 19 तारीख को सभी राज्यों के कृषि सचिवों की दिल्ली में ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए उन सबको बुलाया गया है। 2012 में महंगाई दर लगातार 8% से ऊपर बनी हुई है। दालों और सब्जियों के दाम बढ़ने शुरू हो गए हैं। आलू प्याज पर पहले ही असर दिखने लगा है। दिल्ली की ओखला मंडी में नासिक से आ रहा प्याज एक हफ्ते पहले 15 से 16 रुपए किलो बिक रहा था, जो अब 20 से 22 रुपए किलो हो गया है, यानी कि 30% से ज्यादा की बढ़ोतरी। मुंबई में दाम दुगुने हो रहे हैं। जानकारों के मुताबिक एल नीनो के कारण इस बार संकट मंडरा रहा है। एल नीनो यानी समुद्र के पानी को कम करने वाली जलधारा का प्रभाव 30% से अधिक पड़ा, तो वर्ष 2009-2012 के जिस प्रकार देश के उत्तर पश्चिमी और मध्य के राज्यों में अकाल पड़ा था, वैसे ही आसार बन सकते हैं। कम बारिश से सूखा पड़ने के 25% आसार बन रहे हैं। कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने एनडीटीवी से कहा है कि महंगाई को बढ़ने नहीं दिया जाएगा, उसे काबू में रखा जाएगा। 500 एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए कंटिजेंसी प्लान तैयार कर लिया गया है। आला अधिकारियों ने 12 जिलों का दौरा भी शुरू कर दिया है। किसानों को सिंचाई के लिए डीजल में सब्सिडी और बीज के लिए सब्सिडी और साथ ही क्रॉप लोन रीशेड्यूलिंग पर भी अमल किया जा रहा है। ये एक एग्रीकल्चरल नोट है जो फिलहाल सरकार ने अभी तैयार किया है। यूपीए सरकार ने भी डीजल में सब्सिडी दी थी जब खराब हालात बने थे। बहरहाल किसानों का मसला बेहद गंभीर है हमारे देश के लिए। 2011 के आंकड़े के अनुसार भारत में हर घंटे में 2 किसान आत्महत्या कर रहे थे। इसमें से ज्यादातर किसान कर्ज के बोझ तले दबे थे। 1995 से 2011 तक करीब 2,90,740 किसानों ने आत्महत्या की थी। प्रतिदिन करीब 2,400 किसान कृषि छोड़ रहे थे और छोटी नौकरियों के लिए शहर की तरफ पलायन कर रहे थे। नरेंद्र मोदी ने अपने नए रोड मैप में 10 टॉप एजेंडे में कृषि को प्राथमिकता दी है। किसान की अस्मिता, उसका नई तकनीक और नए तरीके से खेतीबाड़ी करना, सॉइल कार्ड जैसे तमाम योजनाओं पर उन्होंने देश के सामने रखा है। ऐसे में खाद्य सुरक्षा, समर्थन मूल्य, बीमा गारंटी, भूमि प्रबंधन, सिंचाई जैसे जो उनके तमाम बड़े कदम हैं, क्या वो आगे बढ़ पाएंगे? तो समझेंगे इस मसले को आज बड़ी खबर में। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं।
लेकिन उससे पहले हमारे संवाददाता हमारे इस खास मेहमान मौजूद हैं। रमेश चौरसिया बीजेपी से, पंकज शर्मा कांग्रेस से, आलोक सिन्हा पूर्व चेयरमैन हैं एफसीआई के और देवेंद्र शर्मा कृषि विशेषज्ञ हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन हमारे जो संवाददाता हिमांशु शेखर ने आज सुबह कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह से बात की थी। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा है एनडीटीवी इंडिया से। किस तरह के दिशा निर्देश आपने जारी किए अपने अधिकारियों? देखिए, सूखा की संभावना है और इससे निपटने के लिए सरकार ने पूरी तैयारी की है। राज्यों को जो आवश्यक निर्देश चाहिए वो हमने दिया है। 500 जिलों के लिए कंटीजेंसी प्लान बनाया है और हमारे पास इतना बफर स्टॉक है कि हम किसी भी संकट का मुकाबला करने के लिए सक्षम हैं। और फिर उस पीरियड में किसानों को अनुदान देने के लिए, कई प्रकार के अनुदान देने के लिए हमने नोट तैयार किया है और उसको कैबिनेट में ले जाएंगे। कुल मिलाजुलाकर मेरी पूरी तैयारी है और सूखे का बिल्कुल सामना किया जाएगा और कोई परेशानी नहीं होगी। और हमारे अधिकारियों ने लगभग 12 जिलों के साथ बैठक भी की है और 18-19 को सारे अधिकारी जो हैं राज्य सरकारों के और हमारे अधिकारी मिलकर इस पर चर्चा करेंगे। मैंने सूखा का जिस प्रकार से संभावना दिखाई दे रहा है ना, तो उससे ज्यादा हमने अपनी तैयारी की है। तो जिस तरह से आश्वासन दे रहे हमारे कृषि मंत्री, समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रामेश्वर चौरसिया बीजेपी के नेता मौजूद हैं। रामेश्वर जी, प्रधानमंत्री के आला नेताओं से, मंत्रियों से जो इस मामले से जुड़े हैं, मुलाकात बैठक चल रही है। एक एग्रीकल्चरल नोट है जो पहले ही सामने आ चुका है। कितने आश्वस्त हो देश की जनता? कैसे ले इस खबर को कि मॉनसून कम है लेकिन महंगाई पर भी लगाम रहेगी? कृषि मंत्री ने सूखे शब्द का भी इस्तेमाल किया है। नहीं, देखिए, जैसे ही मौसम विभाग ने ये बताना शुरू कर दिया कि इस बार बारिश कम होगी, तो सरकार के जो मुखिया हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने अफसरों को भी हरकत में लाया, मंत्रियों को भी लाया और आज वो बैठक कर भी रहे हैं प्रमुख मंत्रियों के साथ। क्योंकि आप जानते हैं, जब सूखा पड़ता है तो महंगाई बढ़ने का वो भी कारण होता है। महंगाई नियंत्रण में रहे और मैं मानता हूं कि देश में खाद्यान्न की कमी नहीं है। उसके लिए जिस तरह कृषि मंत्री जी का मैं सुन रहा था कि कंटीजेंसी प्लान 500 जिलों के लिए बनाया है, तो सरकार अगर पहले से सचेत है तो मैं समझता हूं कि समस्या से निपटने में आसानी होती है। ऐसे होता क्या है कि जब समस्या बिल्कुल सर पर आ जाती है तब कंटीजेंसी प्लान और बाकी बातें होने लगती है। तो मैं मानता हूं कि सरकार का अच्छा मूव है। करना तो सरकार को ही, सारी इंफॉर्मेशन सरकार के पास आती है और सरकार पहले से तत्पर है। 500 जिलों को चिन्हित भी कर लिया है, तो मुझे लगता है कि समस्या से निपटने में और ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, आप फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को संभाल चुके हैं। जब भी जिस तरह से मॉनसून, खराब मॉनसून की खबरें आती हैं, इस समय पहले आपके जहन में क्या चिंताएं हैं? देखिए, वैसे तो एफसीआई के इन्वेंटरी में अगले 12 महीने के लिए काफ़ी गेहूं और चावल है, जिससे ये संकट दूर हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम होगा डिस्ट्रीब्यूशन का। यदि एफसीआई जब स्टेट गवर्नमेंट्स को ऑन पेमेंट पीडीएस के जरिए देगी या फूड फॉर वर्क के लिए देगी या ड्राउट रिलीफ के लिए देगी, तो तब स्टेट गवर्नमेंट्स को और उनके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस को पहले से कंटीजेंसी प्लान बनानी पड़ेगी कि अफेक्टेड गांव में टाइम से पहुंच जाए। क्योंकि यदि केवल अगर वो बाद में पहुंचा तो उसमें कोई फायदा नहीं होगा। सेकेंडली, जो डांगर है, जो पशु है, उनको बहुत तकलीफ होगी यदि उनके लिए चारा और दाना का इंतजाम पहले से ना किया जाए। ये आई एम श्योर एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट इस पर सोच विचार कर रही होगी, बट इट इज बेटर कि उनको पहले से अलर्ट कर दिया जाए कि कंटीजेंसी प्लान अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स के लिए अभी से बना लिया जाए। चूंकि आज पीएम साहब ने एक मीटिंग ले ली है, इट इज एक्सपेक्टेड कि अब कंटीजेंसी प्लान्स भी बन हाँ, शायद वो बन भी रहे हैं। देवेंद्र शर्मा, आप हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइए, आप किस तरह से आंक रहे हैं जो मौसम विभाग ने जानकारी दी है मॉनसून को लेकर, कम बारिश को लेकर? इसमें तो कोई शक नहीं है कि इस बार संकट जो है वो काफ़ी गहरा है और जो सरकार जिस तरीके से हरकत में आई है
वो एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है। मेरा मानना है कि वो चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसके तरफ जो कॉन्टीजेंसी प्लान्स और जिस तरीके से एक्टिविटीज होनी चाहिए वो हो रही हैं। और ये भी अच्छा है कि देश को इन्फॉर्म किया जा रहा है, एक ट्रांसपेरेंसी के माहौल में किया जा रहा है, ताकि एक विश्वास हो देश को कि ये कुछ हो रहा है, सरकार जो है वो पूरे विश्वास से काम कर रही है। लेकिन दो चीजें मैं इसमें कहना चाहता हूं जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे इन्होंने कहा, चारा और पशुओं पर सबसे पहले मार पड़ती है तो पशुओं पर पड़ती है जी। और पशुओं के बाद फिर बारी आती है किसानों की। और जैसा कि आपने अपने शुरू के वक्तव्य में कहा था, सबसे ज्यादा क्राइसिस जो होता है वो किसान के लाइवलीहुड के ऊपर है, उसके जो फ्यूचर के ऊपर है। और हम लोग महंगाई तक ही नापते हैं, जीडीपी तक ही देखते हैं अपने आप के मॉनसून के इफेक्ट को, लेकिन देखना यह है कि उनका जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो कितनी बदहाल हो जाती है। एक सूखा पड़ता है तो कम से कम 4-5 साल उनकी इकोनॉमी वापस चल जाती है, पीछे चली जाती है जी। तो और ये पहले ही जिस देश में किसानों की इनकम जो है 2115 रुपए हो प्रति माह, तो उसमें आप देख सकते हैं कितना भयंकर इसका इंपैक्ट हो सकता है सूखे का। इसलिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसलिए मुझे लगता है कि इसके साथ साथ जो उन्होंने कहा है कि हम रीएडजस्टमेंट करेंगे लोन्स को, मेरा मानना है कि एक टाइम आ गया है कि हमें किसानों को इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज देना चाहिए अब। क्योंकि जब हम इंडस्ट्री को 3 लाख करोड़ का इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज दे सके थे, जब आपको याद होगा 2008-2009 में इकोनॉमिक मेल्टडाउन हुआ था, जबकि इंडियन इंडस्ट्री को कोई देने की जरूरत नहीं थी, और वो 3 साल चला था कम से कम, जो 3 लाख करोड़ रुपए इंडस्ट्री को दिया गया था। और जिस सेक्टर में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है और जहां, जैसे आपने पहले कहा, इतनी दर्दनाक सिचुएशन है किसानों की, तो क्यों नहीं हम कम से कम 1 लाख करोड़ रुपए का स्टिमुलस पैकेज भी तैयार करें कि इस किसानों की इकोनॉमिक हालत को ठीक किया जाए। ठीक है, आप कह रहे हैं स्टिमुलस पैकेज की आप बात कर रहे हैं, हमें सिर्फ फोकस करना पड़ेगा। जी पंकज जी, आप देख, कांग्रेस ने भी अपना 10 साल चलाया और तभी भी ऐसे सूखे के हालात बने थे, लेकिन ये सरकार तत्परता से कदम उठाती हुई दिख रही है। और प्रधानमंत्री जिस तरह से ये बैठक ले रहे हैं, प्रेजेंटेशंस ले रहे हैं, और एक तरह आपने खुद कृषि मंत्री को कहते हुए सुना कि हमने पहले से ही ज्यादा ही तैयारी कर ली है अब तक, कैसे देखेंगे इसे? देखिए, हर सरकार तत्परता से काम करती है। पिछली सरकारों ने भी ऐसे सब मामलों में तत्परता से काम किया। पिछले 40-42 साल में 7 बार ऐसा हुआ है जब किसी न किसी कारण से, कभी ग्लोबल सिचुएशन की वजह से, कभी सूखे की वजह से, कभी रुपए के अवमूल्यन की वजह से इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया और उसके नतीजे अगले 2-3 साल तक मुल्क को भुगतने पड़े। लेकिन उस तमाम दौर में जब जो सरकारें रहीं, उन्होंने तत्परता से काम लिया। तो ये सोचना या ये कहना कि ऐसा कोई पहली बार हो रहा है या कोई बड़ा अनोखा काम हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये अच्छी बात है कि सरकार इस मामले में बैठकें कर रही है, हर सरकार करती है, और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि किस तरह से इन सब चीज़ों पर नई सरकार काबू पाती है। ठीक है, लेकिन कितने आश्वस्त माना जाए? जिस तरह से आप कह रहे थे कि सबसे पहले जो असर है, हम पहले महंगाई की, हम शहर में रहते हैं तो हम महंगाई, सब्जी और दालों की बात करते हैं, लेकिन जो ये सब हमें मुहैया कराते हैं हमारे किसान भाई हैं, सबसे पहले मार उन पे पड़ती है। लेकिन आपने जिक्र पशुओं का भी किया, चारे का भी किया। देवेंद्र शर्मा एक स्टिमुलस पैकेज की बात कर रहे थे। सरकार ने अपने तरफ से एक एग्रीकल्चरल नोट बनाया है। सरकार ने 500 डिस्ट्रिक्ट्स को चिन्हित कर लिया है, उनको एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट्स वो कह रही है, उनके लिए कंटिजेंसी प्लान बना दिया है। 12 जो ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें अधिकारी अभी से ही चले गए हैं देखने के लिए, लेकिन जो आम आदमी समझता नहीं है, इस तैयारी को कैसे आंके? देखिए, इसमें तो गवर्नमेंट को, स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट्स को, जहां जहां ये अफेक्टेड 500 जिले, आप ये सरकार ने, आप जैसा कहती हैं, उनको, उनकी लिस्टिंग हुई है, उनके जो स्टेट गवर्नमेंट्स है उनको उन जिलों के पीडीए सिस्टम को इमीडिएटली स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा। उसको वॉर फुटिंग पे प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, क्योंकि एफसीआई के पास खाद्यान्न बहुत है, उसको पहुंचाने वाली बात है। अच्छा, आप उसको पहुंचाने एक दिन में हमने वो देखा, हमारे देश ने वो दृश्य भी देखे हैं कि मैं कुछ जी चौरसिया जी आ रही हूँ, वो दृश्य भी हमने देखे कि हमारा हजारों टन अनाज पड़ा रहता है, वो सड़ता है, हजारों टन। और वो भी हमने दृश्य देखा है कि कहीं हमारे देश में कितने इलाके हैं जहां पे मैल न्यूट्रिशमेंट, भूखमरी के हालात हो जाते हैं, लेकिन पिछली सरकारों से सवाल पूछती रही, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी एतराज जताया, अपनी टिप्पणी भी की, लेकिन कुछ होता नहीं है। तो भंडार भरे रहते हैं, लेकिन जो आत्महत्या भी तो हमारे किसानी करते हैं, उन तक तो खाना पहुंचता ही नहीं है। देखिए, आम इंप्रेशन तो ये है कि अब जो गवर्नमेंट आई है ये ज़्यादा डिसाइसिव है और ज़्यादा फोकस्ड है, और क्योंकि पीएम साहब ने खुद ही इतने जल्दी मीटिंग ले ली है, देयर इज़ नो डाउट कि इससे एक पॉजिटिव सिग्नल जाएगा डाउन द लेवल्स,
ताकि डीएम तक, एसडीएम तक सभी लोग चौकस होके कंटिजेंसी प्लान बनाए। कंटिजेंसी प्लान जब बन जाएगा तो जो पंकज जी, जो ये बात अहम कह रहे हैं कि डिसाइसिवनेस, जल्दी पीएम ने बैठक ले ली है, क्या एक तरह से जो आश्वासन है, हालात से तो सभी जूझेंगे जब हालात बनेंगे, लेकिन एक आश्वस्त आदमी हो जाता है कि नहीं, पीएम बैठक ले रहे हैं, कुछ ना कुछ होगा। मौसम विभाग की भविष्यवाणी एल नीनो की 3-4 महीने से आनी शुरू हो गई थी और पिछली सरकार ने इस मामले में तैयारी शुरू कर दी थी। ऐसा नहीं है कि पिछली सरकार चुनावों के पहले इस मामले की तैयारी शुरू नहीं कर चुकी थी, बैठकें तब भी हो रही थी और इस सब चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा था। अब चूंकि पूरा मसला एक नई सरकार के हाथ में है तो अच्छी बात है कि वो इस पर तत्परता से काम कर रहे हैं। कोई भी सरकार इस मामले में ऐसे ही करती, पिछली सरकार 3-4 महीने पहले से इसकी प्रक्रिया शुरू कर चुकी थी। ठीक है देवेंद्र जी, आप जिस तरह से कृषि को समझते हैं, जो हमारे उत्तर पश्चिमी राज्यों में कहा जा रहा है कि अगर देश में औसत 93% बारिश होगी, लेकिन उत्तर पश्चिमी राज्यों में 85% होगी, और कृषि मंत्री ने सूखे शब्द का भी इस्तेमाल किया है। कितनी गंभीर स्थिति, कैसे समझें इसे? ये आपने बिल्कुल ठीक सवाल उठाया है, क्योंकि 85% अगर एक्सपेक्टेड रेनफॉल है, और स्पेशली वो अगर आप बड़े राज्यों में देखें, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, राजस्थान, तो ये सब जो एरिया है बेसिकली जो जहां से प्रोडक्शन आपको खरीफ की आनी है वो ये एरिया है। लेकिन सिवाय पंजाब हरियाणा के जहां पर कि एश्योर्ड इरिगेशन है, जहां पर शायद डीजल का खर्चा बढ़ जाएगा, बाकी जो प्रदेश है उसमें बहुत फोकस करने की जरूरत है, बहुत इंतजाम करने की जरूरत होगी कि जो प्रोडक्शन को देखा जाए कि कम से कम जितना हम बचा सकें खड़ी फसल को। लेकिन मेरे को एक दो बातें कहनी है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है कि डीजल की स्टॉकिंग करनी, बिजली का वो प्रबंध करना, ये अपने आप पे जगह पे ठीक है, लेकिन एक स्टेप ये भी होना चाहिए कि जो प्रधानमंत्री ने कहा था पार्लियामेंट में कि क्यों जहां सूखे के इलाके हैं वहां पर ऐसी फसलें क्यों लगाई जाती हैं जहां को पानी का उपयोग कम से कम दुगना होता है। अब देखिए जितने हमारे बैरानी इलाके हैं, जैसे आपने कहा 65% बैरानी इलाका है भारत में, वहां पर हाइब्रिड क्रॉप्स लगाई जाती हैं, हाइब्रिड धान, हाइब्रिड सोरगम, हाइब्रिड मेज, हाइब्रिड कॉटन, हाइब्रिड सब्जियां, और हाइब्रिड की पानी की रिक्वायरमेंट तकरीबन नॉर्मल क्रॉप से 1-1.5 गुना से 2 गुना तक ज्यादा होती है। मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि इतने सालों से चल रहा है, उस चक्कर को क्यों ना बदला जाए। क्या हमारे किसानों को, प्रधानमंत्री ने अपने पहले भाषण में सॉइल कार्ड की बात की थी, उन्होंने ये कहा था कि जब छात्र छुट्टी पर होते हैं लेबोरेटरीज को इस्तेमाल किया जाए, सॉइल को टेस्ट किया जाए। गुजरात में सॉइल कार्ड होता है एक जगह का। किसानों को इतने सालों में क्या ये जानकारी हमारे देश भर में नहीं दी जाती कि उनके जमीन पर उस मिट्टी पे क्या बेहतर लगाया जा सकता है, किस तरह से कौन कौन से धान वो इस्तेमाल करें, जो आपने चिंता हाइब्रिड इसकी की है पैदावार की, क्यों ये अभी तक हमारे किसानों को ये नहीं बात जानकारी दी जाती? दीदी जी, मैं इसी पर कुछ कहना चाहता हूं। जी चौरस से पूछ रही हैं? जी देवेंद्र जी, आप ही से था, लेकिन जी हेलो दीदी जी। हाँ बोलिए चौरस। बहुत महत्वपूर्ण, आपके एक्सपर्ट है बहुत। हेलो जी बोलिए। मैं बोलूं? हाँ, 2-3 जो आपके एक्सपर्ट हैं बहुत महत्वपूर्ण इन्होंने सवाल उठाया है। एक तो जो आपने अभी सवाल उठाया वो सच्चाई भी है, और आपको मैं ये बता दूं कि नरेंद्र मोदी जी जो 12 साल तक सीएम रहे थे, इन समस्या को देखते रहे, जूझते रहे, इसके निदान के लिए काम करते रहे हैं, क्योंकि क्राइसिस मैनेजमेंट में काम करते वहां रहे, सूखा में भी किए हैं उन्होंने, भूकंप में भी किया है। तो इसी जानकारी के लिए आपने देखा होगा कि उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्रेटरीज की बैठक भी बुलाई है। एक एक्सपर्ट ने बहुत अच्छा कहा कि कुछ इलाके होते हैं बिल्कुल बंजर होते हैं, सूखा होता है, और किसानों की माली हालत सूखा पड़ने से खराब हो जाती है। लेकिन किसानों के तक पैकेज पहले पहुंच जाए और पीडीएस सिस्टम का जो सिस्टम है वो पहले वहां तक पहुंच जाए तो उसमें बिचौलिए नहीं होते। और स्टेट गवर्नमेंट इस पे आएंगे चौरसिया जी, हम इस पर आएंगे, लेकिन देवेंद्र जी ने जो एक अहम मसला उठाया, हमारे किसानों को, जब हम एक कृषि प्रधान देश हैं, हमारे किसानों को क्या बोएं, किस तरह की उनकी मिट्टी है, ये क्यों जानकारी अब तक नहीं दी गई? पंकज जी, क्यों कांग्रेस की सरकार तो इतनी रही है, किसानों की कहती है हम गरीबों की करते हैं, मदद रखते हैं, क्यों इस तरह की टेक्नोलॉजी या इस तरह की जानकारी उनको नहीं दी जाती?
देश भर में जितने कृषि अनुसंधान विश्वविद्यालय हैं, कृषि अनुसंधान केंद्र हैं, जिलों में जितने इस विभाग से संबंधित अधिकारी हैं, वो लगातार ये काम कर रहे हैं। ये काम कोई अब शुरू होगा या कोई नई चीज शुरू होने वाली है, ऐसा नहीं है। सॉइल कंजर्वेशन का, कहाँ किस मिट्टी का क्या गुण है, कहाँ पानी की स्थिति कैसी है, कहाँ कौन सी फसल उगाई जानी चाहिए, इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। हर जिले में केंद्र बने हुए हैं। एक निशुल्क टेलीफोन लाइन है जहां फोन करके पूछा जा सकता है। ये सब चीजें वर्षों से चल रही हैं। कितना परसेंटेज होगा कि जहां पर किसानों को इस तरह की मुश्किलात सामना करने पड़ती है जब उनको जानकारी के अभाव में? देवेंद्र जी, देखिए, ये जो सवाल है आपका जानकारी का बहुत अहम है, क्योंकि हमारा जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सिस्टम है देश का, वो ध्वस्त हो चुका है। और वो कम से कम इससे जो हमारी आज टेक्नोलॉजी चल रही है उससे 40 साल पीछे चलता है। जो हम लोग खेती में काम करते हैं, हम देखते हैं कि वो बिल्कुल ही कौन से समय में रहते हैं हमें मालूम नहीं है, लेकिन वो डिपार्टमेंट्स जो हैं, स्टेट डिपार्टमेंट्स, उनका बहुत ही कमजोरी है, वो उनका फेलियर रहा है जिसकी आप बात कर रही हैं। लेकिन एक बात मैं जानना चाहता हूं कि अभी जब सूखा पड़ रहा है तो सरकार जो कदम ले रही है उसमें एक कदम और भी ले सकती थी और लेना चाहिए कि एक नेशन वाइड एक व्यापक स्तर पर एक काम किया जा सकता है कि जो पैडी की, देखिए अब धान का सीजन है, धान में पानी की खपत बहुत होती है। क्यों नहीं हम एसआरआई का मेथड जो है, जिसमें एसआरआई की तकनीक आई है, जिसको श्री तकनीक कहते हैं, जिसमें 30 से 40% पानी का कम उपयोग होता है, क्यों नहीं हम सारी मशीनरी को लगा के देश के किसानों को यह बताएं कि ऐसी फसल इस तकनीक अपनाएं इस बार कि जिसमें पानी की खपत 40% कम हो जाए, चाहे वो डायरेक्ट सीडिंग से हो, चाहे वो एसआरआई से हो। तो ये भी एक जो काम होना चाहिए था, ये सरकार की तरफ से होना चाहिए था। यूनिवर्सिटी को लगाइए, प्राइवेट सेक्टर को लगाइए और साथ में डिपार्टमेंट्स को लगाइए। ये एक व्यापक स्तर पे काम होना चाहिए, क्योंकि ये क्राइसिस सामने आएगा, किसान को भुगतना पड़ेगा, ना कि हम लोग जो दिल्ली में बैठे हुए हैं। इस चर्चा से एक बात तो ये सामने आई कि जो हमारे किसानों को जानकारी का अभाव है, क्या लगाना है, किस तरह की मिट्टी है, ये सब अभी भी जो हमारे जो किसान काम कर रहे हैं वो जिस तरह से देवेंद्र जी कह रहे हैं कई सालों पीछे चल रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन हम आगे इससे और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। जो हमारे पास अनाज है, जो इस तरह की इस समय स्थिति बनी हुई है, किस तरह से हम निपटेंगे इस स्थिति से, इस महंगाई से? एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं बड़ी खबर में। तो बड़ी खबर में यही हम समझने की कोशिश करें, अगर खराब कमजोर मॉनसून आता है, कुछ इलाकों में सूखे के हालात होते हैं, तो कैसे उससे हम निजात पाएंगे? प्रधानमंत्री इस समय अपने आला मंत्रियों के साथ एक बैठक कर रहे हैं, कुछ कदमों पर वो आगे बढ़ रहे हैं। कृषि मंत्रालय ने पहले से ही अपना एक प्लान बना लिया है, वो हम बड़ी खबर में लगातार दिखा भी रहे हैं। आपने अभी हमने ब्रेक से पहले किसानों की मुश्किलात समझी, जानकारी का अभाव अभी भी बहुत है। पहले की सरकारों पर दोष जाता है, क्यों नहीं उनको टेक्नोलॉजिकली टेक्निक के माध्यम से और क्यों नहीं उनको अपग्रेड किया गया। लेकिन अगर दूसरा एक मसला है जो पैदावार का है, जो महंगाई का है, इससे जुड़ा हुआ, आपने कहा कि एफसीआई के पास अनाज और ये भंडार तो बहुत रहते हैं, हम भी जानते हैं, सड़ता तक भी है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन में आपने कहा तो 1% से कम है। अगर वो 600 लाख टन सुप्रीम कोर्ट को फटकार लगानी पड़ती है। अगर 600 लाख टन का अगर 95% भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इट विल बी ए ग्रेट थिंग। होता नहीं है। हाँ, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम इतना बिगड़ गया है। मैं आपको बताऊं, 2007-8 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक रिटायर्ड जस्टिस डीपी वाधवा कमेटी बनाई थी जी। उनका मैंडेट ये था कि पीडीए सिस्टम पूरे देश भर में उसको स्टडी करके देखे उसमें क्या खामियां हैं। उन्होंने दे केम टू द कंक्लूजन कि करीब करीब 1/3 राशन कार्ड जाली है। यहां तक कि दिल्ली जो राजधानी है, जहां गवर्नमेंट के नाक के नीचे सब कुछ देश के 1/3 कार्ड जाली हैं। 1/3 कार्ड जाली हैं और दिल्ली में द फिगर वाज 40%, 40% कार्ड्स जाली थे। इसका मतलब ये है कि जो पीडीएस के नाम पे जो एफसीआई के गोदाम से ऑन पेमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को खाद्यान्न दिया जाता है, उसमें से 40% मिसयूज होके वो ओपन मार्केट में इन द शेप ऑफ ब्लैक मनी का ट्रांजैक्शन होता है। नाउ इट इज वेरी क्लियर कि इसी से टू अ लार्ज एक्सटेंट बाकी मार्केट के सप्लाईज को पूरा किया जाता है। क्योंकि अगर गेहूं का देखें, गेहूं का मंडी अराइवल्स और मंडी ट्रांजैक्शन जुलाई से लेके मार्च तक इट इज ऑलमोस्ट नगण्य इन द होल कंट्री। लेकिन फिर भी ब्रेड बनता है, बिस्कुट बनता है, आटा बनता है। कैसे बनता है? सो देयरफॉर ये वहीं से आ रहा है।
सो देयरफॉर तो थोड़ा सा आसान भाषा में समझाएं कि अगर जो ये जो फेक बन जाते हैं, तो जो फेक कार्ड्स के नाम पर जो ये अनाज की आपूर्ति हो रही है, वो जो अनाज है वो डाइवर्ट हो जाता है जी। और वो डाइवर्ट हो के, जैसे मान लीजिए आलोक सेना के 50 कार्ड बन जाए आलोक सेना के नाम पे, मुझे एक तो सही मिला, बाकी 49 मेरे नाम पे उसका डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दिया गया, लेकिन वो जैसे ही कंसर्निंग स्टेट गवर्नमेंट के ये पोजीशन में आया, वहीं से वो ओपन मार्केट को डाइवर्ट हो गया। सो देयरफॉर ड्राउट को फाइट करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जिस्टिंग फूड ग्रेन्स बहुत ही अभी अगर हम पीडीएस सिस्टम को दुरुस्त करें तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। नहीं, लेकिन अगर उसको अगर फोकस करें, प्रायोरिटी दे, देयर इज नथिंग जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकती, बशर्ते उनको सही पॉजिटिव सिग्नल दिया जाए। ठीक है। मुझे एक कार्यक्रम में एक खबर कहा जा रहा है, ले लेते हैं हम। गोवा से जुड़ी हुई है, बीजेपी की सरकार है, वहां के 6 मंत्री जा रहे थे ब्राजील में एक स्टडी टूर के लिए, उस पर काफी बवाल मचा है। अब कहा जा रहा है कि गोवा के 6 विधायकों का ब्राजील दौरा रद्द हो गया है। सुबह ये खबर आ रही थी कि इन मंत्रियों ने कहा है कि हम अपने पैसे से जाएंगे, लेकिन फिलहाल गोवा के विधायकों का ये दौरा रद्द हो गया है। ये खबर आ रही है गोवा से जुड़ी हुई। यहाँ के जो 6 विधायक हैं और 3 मंत्री भी इनमें से थे, जो ब्राजील जा रहे थे एक स्टडी टूर के लिए। वहां पर विश्व का फुटबॉल मैच चल रहा है, पूरा चैंपियनशिप चल रही है, और स्टडी टूर के लिए कहा जा रहा है ये लोग जा रहे थे। फिलहाल ये दौरा रद्द हो गया। चलिए, तो वापस हम लौटते हैं अपने देश की जो मानसून की बात भी। ये बहुत ही अच्छा पॉजिटिव सिग्नल है कि गवर्नमेंट जो अननेसेसरी, यूजलेस, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है उसके पीछे पड़ रही है। सो देयरफॉर इसके बैकड्रॉप में यदि गवर्नमेंट सीरियसली जिला एडमिनिस्ट्रेशन को कहे दैट यू पुल अप जी, हमें क्या आदत है इस तरह के क्विक डिसीजंस की? ये देश के लिए कुछ नया नहीं है। नहीं, क्विक डिसीजंस तो हर सरकार ने लिए हैं, ऐसा थोड़ी है कि पहली बार हो रहा है, ऐसा नहीं है। ऐसे नेताओं का दौरा रद्द हो गया। सुबह कल खबर आई, आज बवाल हुआ, फिर दौरा रद्द, हल्ला हुआ। उन्होंने तो भेज ही 10 साल से काफी चीजों पर हो रहा था। उन्होंने तो भेज ही दिया था, वो तो ब्राजील फुटबॉल मैच देखने के लिए भेज ही दिया था विधायकों को। हल्ला हुआ तो अब वो भारतीय जनता पार्टी ने सोचा होगा कि वैसे ही चाल चरित्र और चेहरे पे बहुत से सवाल लगातार उठ रहे हैं, तो इसको तुरंत। चलिए, चौरसिया जी आपके पास आएंगे। दौरा रद्द करना पड़ा है आप लोगों को? देखिए निधि जी, जिस सब्जेक्ट पर आपने चर्चा कराया, जब आपको एक्सपर्ट से ही चर्चा कराना, हम लोग फील्ड में रहते हैं। मैं 15 साल से विधायक हूँ, पीडीएस में क्या होता है और क्या घपले होते हैं। चलिए बताइए घपले बताइए, आप क्यों आप चले गए, दौरा रद्द हो गया। नहीं, आपने 40 मिनट में 1 मिनट में बोला भी तो जबरदस्ती बोला, जो मुझे अच्छा नहीं लगा। आपने मेरे पास नहीं आया, आप समय जाया कर रहे हैं सर। तो जब नहीं बोला, जब नहीं बुलाना है, नहीं पूछना है, तो बुलाने की जरूरत नहीं। आपसे उम्मीद नहीं थी चौरसिया जी ऐसे बोलने की, लेकिन आप बोलिए। पीडीएस सिस्टम में कालाबाजारी हो रही है हमारे देश में। 1/3 फेक कार्ड्स हैं, तो उसमें बीजेपी शासित राज्य भी आते हैं, उसमें सिर्फ कांग्रेस शासित राज्य नहीं आते हैं। अभी तक किसी ने आवाज नहीं उठाई उसके बारे में ज्यादा। मैं तो आपको कांग्रेस पर बताइए, बोलिए, अब समय मत जाया कीजिए, बोलिए आप। मैं भी तो सिस्टम पर बोलना चाह रहा था। आपने जो पहले पूछा था सॉइल वाली बात, मैं उस पर आपको बताना चाह रहा था। क्यों सवाल पूछा जाए चौरसिया जी, क्यों समय जाया कर रहे हैं आप? सुन लीजिए। नहीं, मुझे उसका जवाब भी चाहिए ना। आपने पूछा तो उसका जवाब तो देना पड़ेगा, क्योंकि जो सॉइल कार्ड दिया गया, कहा जाता है कि हर स्टेट में होता है, किसी ने किया है। मैं आपको बता दूं कि मेरे यहां सिर्फ धान और गेहूं होता है, लेकिन वहां सूखा ऑलवेज पड़ता है। सूखा के लिए अगर सॉइल कार्ड दिया गया हो तो कंटीजेंसी प्लान होता। और जहां तक पीडीएस का सवाल है, आपने देखा होगा पिछली सरकार में 33,000 करोड़ का घपला हुआ था, सरकार नहीं उजागर हुआ था। इसमें जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर और बाकी सेक्रेटरीज की बैठक पीएम ने बुलाई है, तो इस कंटीजेंसी प्लान में वो भी शामिल है कि जो पीडीएस सिस्टम जिस स्टेट में अच्छा है, मान लीजिए अगर वो पीडीएस सिस्टम कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा चलता है, तो वो प्लानिंग जब होगी, बात होगी, तो बाकी स्टेट भी कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। और ये जो कह रहे हैं कि 1/3 कार्ड फर्जी है, सही में हर स्टेट में फर्जी है, ये फर्जी मैक्सिमम है। अब छत्तीसगढ़, बाकी स्टेट सुधारे हैं, गुजरात सुधारा है, हमारे यहाँ भी वो कहा जाता है वो मार्केट में चला जाता है। नहीं, आप राजस्थान का नाम नहीं ले रहे हैं, आप राजस्थान का नाम नहीं ले रहे हैं, पंजाब का नाम नहीं ले रहे हैं। देवेंद्र जी, आपसे पूछना चाहती हूँ, पीडीएस सिस्टम जो डिस्ट्रीब्यूशन की समस्या है, अगर हमारे सामने कमजोर मॉनसून है
जिस तरह से मिस्टर सिन्हा ने कहा कि भाई देखिए बहुत मुश्किल, अनाज काफी होगा हमारे पास अगर स्थिति गंभीर बनती है, लेकिन उसके वितरण में समस्या आएगी। किस तरह से आप उस स्थिति को आंक रहे हैं? देवेंद्र जी। देवेंद्र शर्मा में सुन नहीं पा रहे हैं। निधि जी, ये वितरण जो है स्टेट की प्रक्रिया है और सही बात है कि स्टेट गवर्नमेंट अगर तय कर ले और इंस्ट्रक्शन नीचे तक बीडीओ, सीओ और जो डीएम तक दे दे तो वितरण आसान है। वितरण में होता क्या है, हम लोग जो देखते हैं पूरे बिचौलिए होते हैं। ये इन्होंने जो बोला कि मार्केट में चला जाता है वो सच्चाई है, मार्केट में जाता है, लेकिन कौन ले जाते हैं समय पर? एक उसको रोकने के लिए क्या कदम, उसको रोकने के लिए क्या कदम सरकार उठाएगी? इसे हाँ बिल्कुल, इसी के लिए तो प्रधानमंत्री जी ने जो बैठक बुलाया है कि जिस स्टेट में इस तरह की चीजें हो रही है स्टेट उस पर सुनिश्चित करे और हम खाद्यान्न देने के लिए तैयार है, एफसीआई भरपूर देने के लिए तैयार है। हिमांशु शेखर मेरे सहयोगी प्रधानमंत्री की जो बैठक चल रही है वहां मौजूद हैं और हमें जानकारी देंगे। हिमांशु, प्रधानमंत्री जो बैठक ले रहे हैं क्या निकल कर आ रहा है सामने? देखिए, जो 4 बड़े मंत्री यहां पर आए हैं जिनकी बहुत अहम भूमिका होगी अगर मानसून कमजोर रहता है इस बार। खाद्य मंत्री रामविलास पासवान, कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह, जो जल संसाधन मंत्री हैं उमा भारती और उर्वरक मंत्री अनंत कुमार, ये चारों मंत्री अपनी अपनी जो तैयारी उन्होंने की है अपने मंत्रालय के स्तर पर किसी भी हालात से निपटने के लिए उसकी जानकारी प्रधानमंत्री के सामने रख रहे हैं। कृषि मंत्री ने अपनी तरफ से ये जानकारी रखी है प्रधानमंत्री के सामने कि सभी राज्यों को सतर्क और आगाह किया गया है। राज्य के जो कृषि सचिव हैं उनकी बैठक बुलाई गई है और साथ ही दिल्ली में भी एक कैबिनेट नोट तैयार किया जा रहा है जिसको बहुत जल्दी अगली कैबिनेट की बैठक में कृषि मंत्री खुद लेकर आएंगे, जिसमें जो प्रभावित किसान हैं उनको राहत पहुंचाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, क्या संभावनाएं हैं, उसका जिक्र होगा। खाद्य मंत्री ने अपनी तरफ से जो प्रेजेंटेशन की जो तैयारी की है उसमें ये कहा गया है प्रधानमंत्री के सामने कि कालाबाजारी और होर्डिंग रोकने के लिए जो कुछ भी संभव है वो किया जा रहा है और जो 4-5 ऐसी कमोडिटीज हैं जैसे मूंग दाल है, मसूर दाल है, उड़द दाल है, प्याज है और आलू है, ये ऐसी फूड कमोडिटीज हैं, खाद्य सामग्रियां हैं जिनकी कीमतों में उछाल नोटिस किया गया है पिछले 2 हफ्ते में। लेकिन जो बाकी जो फूड आइटम्स हैं उनमें प्राइसेस अभी स्टेबल हैं, लेकिन आने वाले समय में कोशिश की जाएगी कि उनकी उपलब्धता बाजार में और बढ़ाई जाए। साथ ही जल संसाधन मंत्री उमा भारती अपनी तरफ से ये बात कहेंगी प्रधानमंत्री के सामने कि जो बड़े जलाशय हैं, डैम्स हैं, उनमें जो पानी का स्तर है वो अभी काफी है, जरूरत से ज्यादा है, घबराने की बात नहीं है और आने वाले समय में अगर बारिश कम होती है तो उसका जलाशयों पर क्या असर होगा इसका आकलन किया गया है और उसकी जानकारी वो प्रधानमंत्री के सामने रख सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु इस जानकारी के लिए। तो एक कैबिनेट नोट तैयार किया जा रहा है और कौन कौन से क्या कदम हो सकते हैं उस पर आगे बढ़ा जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हम लौटते हैं। बने रहिए बड़ी खबर के साथ। तो बड़ी खबर में ब्रेक से पहले हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर ने हमें बताया किस तरह से जो प्रधानमंत्री बैठक ले रहे हैं उसमें एक कैबिनेट नोट तैयार किया जा रहा है और खास तवज्जो कालाबाजारी और होर्डिंग को लेकर रहेगी। देवेंद्र जी, हम खराब मॉनसून का जिक्र करते हैं, हम कहते हैं कि बारिश कम होगी, सूखे के हालात, और उससे पहले ही सब्जी वाले दाम बढ़ा देते हैं, उससे पहले ही दाम बढ़ने शुरू हो गए। हमारे संवाददाता ने जिस तरह से बताया कि मूंग, उड़द, मसूर की दालों के भी दाम बढ़ने शुरू हो गए, आलू प्याज के भी। इसको कैसे कंटेन किया जा सकता है? देखिए, यही तो है जिसको हम कहते हैं मार्केट सेंटिमेंट्स। और ये मार्केट सेंटिमेंट्स का मतलब ये है कि जैसे थोड़ा सा आपको मौका मिले, कहते हैं ना पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए, तो वो तो अपने दाम बढ़ा देते हैं। और लेकिन सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, और मैं हर बार आपके चैनल पे मैंने बहुत बार कहा है कि महंगाई रोकना कोई मुश्किल काम नहीं है, सिवाय कि सरकार को सख्ती अपनी दिखानी होगी ट्रेड के ऊपर, बोथ होलसेल एंड रिटेल ट्रेड। अभी आजकल के मौसम में प्याज की कीमत बढ़ने का कोई काम नहीं है, जो दालों की कीमतें बढ़ रही हैं वो भी कोई काम नहीं है, लेकिन वो सिर्फ मार्केट सेंटिमेंट्स का फायदा उठाया जा रहा है। और मेरा इसमें ये कहना कि अगर
आपको पिछले साल का याद होगा, तो पिछले साल 100 रुपए किलो प्याज बिका था, तो उसमें मात्र 4% शॉर्टफॉल था पैदावार का, 4% शॉर्टफॉल था और कीमतें 100 रुपए पहुंची थी। गवर्नमेंट की इनेबिलिटी थी कि वो ट्रेड को हैंडल कर सके, इसलिए ट्रेड जो है वो एक्सप्लॉइट करती है। तो अब की बार अगर सरकार सख्ती से पेश आती है, सर उन्होंने कहा कालाबाजारी पे और इस पे फोकस करेगी, तो मुझे लगता है कि ट्रेड बिहेव करेगी। और वो क्योंकि आपका अनाज बहुत मात्रा में है, आपको कोई चिंता की जरूरत नहीं है। सब्जियों को और दालों को आप कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप ट्रेड को एक मैसेज दे दें, एक डंडा दिखा दें कि अगर आपने कीमतें बढ़ाई तो इसका ये इल्जाम होगा। मुझे लगता है कि सारा कुछ ठीक हो जाएगा देश में, महंगाई नहीं बढ़ेगी। जो बीजेपी का एक तरफ से कहा जाता है जो वोटर है वो ये कारोबारी है, चौरसिया जी किस तरह से सख्ती लाएंगे आप? मैं आपसे देखिए, मैं आपसे एक चीज पहले कह दूं कि अगर बीजेपी का वोटर कार्रवाई ही ये रिटेल वाला है, तो बीजेपी के वोटर वो भी हैं जो देश के उपभोक्ता हैं। तो बीजेपी इस बात को इग्नोर नहीं कर सकती कि आम उपभोक्ता जो है सफर करेगा। ठीक है देवेंद्र, सिंपलिस्टिक बयान मत दीजिए, किसी पार्टी पर आरोप लगा देना कि हमारे होर्डिंग वाले हमारे वोटर है, इस तरह के वक्तव्य मत दीजिए। देखिए क्या है, जो कहा जा रहा है ये बात सही है नेहा जी, अगर सरकार की विल पावर है तो कंट्रोल किया जा सकता था। मैं एक और चीज इसमें आपको बताऊंगा, जो जैसे सूखा की आपने बात की और होर्डिंग की बात हो रही है, होता क्या है कि अभी जैसे देखिए हर प्रदेश को जो बुलाया गया, प्रदेश में पता है किन जिलों में सूखा का असर ज्यादा पड़ेगा। तो अगर पहले वहां पर खाद्यान्न पहुंच जाए, अनाज पहुंच जाए और किसानों के लिए अल्टरनेटिव प्लान पहुंच जाए, ये होर्डिंग को कैसे मदद पहुंच होर्डिंग को कैसे रोकेंगे? सख्ती की बात कह रहे हैं। देखिए जहां तक गेहूं और चावल का प्रश्न है, उसके ठीक है चौरसिया जी आपने बात कही बिल्कुल। देखिए चावल और गेहूं का होर्डिंग तो अब नहीं होता है क्योंकि लैंड प्राइसेस बढ़ गया है। प्याज सेंटिमेंट का जो फायदा उठाते हैं, लेकिन जो आलू प्याज में होर्डिंग नहीं होगा क्योंकि उसको डिस्ट्रीब्यूशन चेन बड़ा वीक है। तो इसलिए यदि होलसेलर चाहे वो किसानों से आलू प्याज खरीदना बंद कर देगा तो अपने आप ही एक स्केर्सिटी हो जाएगी। सो देयरफॉर लॉन्ग टर्म में गवर्नमेंट हैज टू थिंक कि आलू और प्याज का भी प्रोक्योरमेंट या डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करे ताकि कोई किसान को एक्सप्लॉइट ना करे, कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट ना करे। पंकज जी कंक्लूडिंग रिमार्क्स। देखिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, जैसा आलोक जी ने कहा कि भंडार भरे हुए हैं अनाज के, आपके संवाददाता ने बताया कि उमा भारती जी ने बताया है कि जलाशयों में खूब पानी है, तो एक बड़ी अच्छी स्थिति है नई सरकार के लिए। तो बावजूद इसके कि मौसम की कुछ परेशानियां आएंगी, मैं समझता हूं कि इन सब चीजों के भरोसे नई सरकार को महंगाई पर काबू पाने की कोशिश करनी चाहिए और हम देखेंगे कि वो इसमें कितनी सफल होती है। तत्परता से कदम उठाती हुई दिख रही है सरकार। एक तो बड़ी खबर में आज यही हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि जो खराब मानसून, कमजोर मानसून आ रहा है, किस तरह से सरकार इससे निपटेगी। हमारे किसानों को जानकारी का बहुत अभाव है, लेकिन ये तो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। लेकिन जिस तरह से एक कैबिनेट नोट तैयार किया जा रहा है, कालाबाजारी और होर्डिंग को रोकने के लिए, उस पर लगाम लगाने के लिए सरकार कदम उठा रही है। साथ ही हमारे जो किसान भाई हैं उनकी जो थोड़ी जो समस्याएं हैं कम कर सके डीजल के माध्यम से, लोन के माध्यम से, उस पे बीज के माध्यम से उस पे उनको रियायत दी जाने की तैयारी की जा रही है सरकार की तरफ से। तो बड़ी खबर में आज इतना ही। नमस्कार।